A very good morning, first of all, to all our viewers. Thank you so much for joining us for today's live webinar on diabetes management during Ramzan. For this, we have with us very esteemed Dr. Vishwa Unadkat from Tricolor Hospitals. I'll request Doctor to kindly introduce himself to our viewers. थैंक्स अ लॉट नौशबा। गुड मॉर्निंग आप सबको मेरी ओर से रमजान की शुभेच्छा। माई सेल्फ इज डॉक्टर विश्व उनड़कट। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इन ट्राइकलर हॉस्पिटल। I'll be sitting here from 9 to 11 in every day morning। और मैं बेसिकली MBBS MD followed by a postgraduate diploma in endocrinology and diabetes along with fellowship in diabetes। ये मेरी डिग्री है और I am having experience of 10 years and I've been associated in Tricolor Hospital for past 2 years now। So once again, I welcome you, all of you, on behalf of Tricolor Hospital for this wonderful topic discussion. Specifically, as you know, that Ramadan is going on। अभी जो रमजान का महीना जो चल रहा है उसमें हम खास करके सबको पता है, जो अभी व्यूअर्स है जो खास करके रोजा रखते हैं उसको पता है कि रमजान का शेड्यूल, रमजान का डाइट और खास करके जिन लोगों को डायबिटीज है तो उस दौरान जो उसका शुगर मैनेजमेंट है उसके रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं। तो आज उसका डिस्कशन करने के हेतु से आज हम यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। राइट, ओवर टू यू। Thank you so much, Doctor, first of all, for joining us for this live webinar. जैसे आपने कहा कि हम अभी डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज पेशेंट्स और रमजान के अंदर उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए। सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या डायबिटीज पेशेंट्स रमजान में फास्ट कर सकते हैं, क्या वो रोजा रख सकते हैं? एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली लॉजिकली स्पीकिंग ये हमारा पहला प्रश्न होना चाहिए कि डायबिटीज के पेशेंट को एक्चुअली रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो उसका अगर मैं प्रैक्टिकल आंसर दूं आप लोगों को तो इन सिंपल लाइन इट इज लाइक के हम खुद चाहते हैं कि रोजा एक अल्लाह की बंदगी है, तो हम चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजा रखे, चाहे फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हो या डायबिटीज के पेशेंट ना हो। अब डायबिटीज के पेशेंट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट या वी कैन से अप टू 80-90% ऑफ पेशेंट विथ प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस, राइट, गाइडेंस के साथ जो है वो डायबिटीज वाले सारे पेशेंट सारे रोजा रख सकते हैं। हाँ, आगे जाके हम ज्यादा डिस्कस करेंगे इसमें के कौन कौन पेशेंट ऐसे हैं जिसमें रोजा रखना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है या ऑन द कॉन्ट्रारी वो उसके शरीर को नुकसान भी कर सकता है। बट लॉजिकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द डायबिटीज पेशेंट कैन कीप फास्ट। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट रोजा रख सकते हैं। जी हाँ, तो डॉक्टर जैसा आपने कहा कि डायबिटीज पेशेंट ज्यादातर रोजा रख सकता है, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तो कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज? यस, सो जो हमारे व्यूअर्स है उसको हम बता दें कि आप सब जानते हैं कि रोजा में जो हमारा खाने का स्टाइल है वो सुबह हमें अजान से पहले खा लेना है। तो मोस्ट ऑफ योर मॉर्निंग मील्स इज ओवर बिफोर 4:30 फॉर मेनी टाइम, और शाम का आपका सूरज ढलने के बाद का खाना है। तो इन बिटवीन देयर इज ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स गैप, राइट। सो सबसे पहला लॉजिकल आंसर ये आता है कि ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड है तो ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड में आप कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ पी नहीं रहे हो, तो आपको शुगर कम हो जाने के सबसे बड़ा चांस रहता है। तो जिन डायबिटीज पेशेंट को शुगर कम होने की दिक्कत आती है, जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जो डायबिटीज के पेशेंट है उसके फैमिली मेंबर है उसको भी पता है कि हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर कम हो जाना एक लेवल से, वो भी एक तरह की बहुत तकलीफ खड़ी कर देता है। जिसमें माइनर अगर हाइपोग्लाइसेमिया है शुरुआत का सिर्फ तो पेशेंट खुद मैनेज कर लेता है। बट बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट या फिर हाइपोग्लाइसेमिया से अनअवेयर होता है या फिर हाइपोग्लाइसेमिया की सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है, तो ही नीड्स असिस्टेंस फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स, और या फिर अगर वो अपने वर्क प्लेस पे है तो उसके कलीग से उसको असिस्टेंट चाहिए होता है। तो ये पेशेंट जो है जिसको हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस है, जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा शुगर कम हो गया है, या फिर जिसको बहुत ज्यादा सीवियरिटी का हाइपोग्लाइसेमिया होता है, इन लोगों को रोजा रखने के लिए हम ज्यादातर चाहेंगे कि अगर उसकी ऐसी टेंडेंसी है हाइपोग्लाइसेमिया हो जाने की तो हम रोजा
मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करने की इसको सलाह देते हैं। खास करके ये जो हाइपोग्लाइसेमिया है वो पिछले 1-2 महीने में हुआ है, राइट। अगर Yes. कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपोग्लाइसेमिया का एक लॉजिकल आंसर हमारे सामने मिल जाता है, जैसे हड़बड़ी हो रही थी, मैंने दवाई ले ली बट मैं मेरा खाना ठीक से नहीं ले सका। तो ये जो हाइपोग्लाइसेमिया है वो काफी क्लियर कट है कि भाई ये जो है उसमें आपने दवा लिया था, खाया नहीं था, वो दवा और डाइट का इम्बेलेंस हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। बट इट इज स्टिल वेरी लॉजिकल, इसको हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बट देर आर सम कंडीशंस लाइक किसी को अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, किसी को क्रोनिक लीवर मतलब किडनी या लीवर की बीमारी है, किसी को जो डायबिटीज की दवाई है उसकी ओवर सेंसिटिविटी है, किसी का डाइट इतना इरेग्युलर है, तो इन लोगों को क्या होता है, बहुत बार अच्छे से खाया होता है फिर भी कभी कभी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, या फिर कभी कभी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है फिर भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो ये जो Right. पेशेंट है जिसमें हाइपोग्लाइसेमिया का पता नहीं चल पाता, या फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसेमिया, खास करके सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया जिसमें उसको किसी का असिस्टेंस नीडेड रहता है, ऐसे पेशेंट को हम ज्यादातर रोजा ना रखने की सलाह एक्टिवली देते हैं। देखो ये हमारा सजेशन होता है, इट्स नॉट लाइक एक बार हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो आपको नहीं ही रखना है। देखो ये बहुत बार जैसे मैंने बोला लॉजिकल चीज है, बहुत पेशेंट इतने समझदार होते हैं कि वो अपना शुगर मैनेजमेंट फिर भी इंस्पाइट हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो हम Right. उसको असिस्ट करते हैं फिर भी, अगर जैसे पिछले हफ्ते ही किसी को हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है और इफ ही डिमांड्स के ना सर रोजा तो मैं रखूंगा, अल्लाह की बंदगी है ये तो मैं किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई हो सके तो आप ना रखें, मगर अगर वो रखना चाहते हैं तो योर डॉक्टर योर कंसल्टेंट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे खाना है, दवाई को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें आपको एटलीस्ट रोजा से 15-20 दिन पहले या फिर रोजे के पहले का जो मंथ है वो पूरे मंथ में आपको एक लेवल का मॉनिटरिंग करना है, एक लेवल का आपका टोटल हेल्थ हेल्थ चेकअप कर लेना है कि भाई हार्ट किडनी लीवर कैसा चल रहा है अपना, दवा का डोजेज स्टेबल है कि नहीं है, डाइट अपना ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया जो भी हुआ था उसका लॉजिकल रीजन मिल गया है या नहीं मिल गया है। तो ये सब Right. चीजें अगर आपने पहले महीने में, रोजा के पहले महीने में आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ अगर डिस्कस कर ली है तो हाइपोग्लाइसेमिया वाले पेशेंट भी रोजा रख सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं रख सकते। बट ये काफी लॉजिकल है कि अगर जिसको टेंडेंसी हाइपोग्लाइसेमिया उसको हम पहले अवॉइड करना चाहेंगे। दूसरी बात है, जैसे ये हाइपो वाली बात की ऐसे ही हाइपर वाले जिसका बहुत ही ज्यादा शुगर रहता है यार, कभी कभी 300 400 500 700 चला जाता है। सो देयर इज टू स्पेक्ट्रम, वन इज लोएस्ट शुगर एंड वन इज हाईएस्ट शुगर। तो जिसको Right. बहुत ज्यादा शुगर की टेंडेंसी है उसको भी हम चाहेंगे कि आप अगर हो सके तो रोजा अवॉइड करें, ठीक है। फिर अभी Yeah. अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम चल रहा है, अभी इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, तो बहुत पेशेंट ऐसे हैं अभी जो अभी जस्ट रिकवर होके आए हैं या अभी पूरे रिकवर भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे पेशेंट को ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि भाई आप रोजा ना रखें, अच्छी बात है आपके लिए। या फिर किसी पेशेंट को ऐसा होता है कि जैसे अभी कोई सर्जरी की गई है, कोई हार्ट का इवेंट हुआ था तो बाईपास या स्टेंट डला हुआ है, तो ऐसे कोई पेशेंट है जिसमें अगर हाइपोग्लाइसेमिया रोजे की वजह से होता है तो बाकी और दिक्कत प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट है उसको भी हम रोजा अवॉइड करने को बोलेंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि कौन पेशेंट ना रोजा रखे तो ज्यादा अच्छा है, तो उसका पहला तो आंसर रही है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन, अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो डॉक्टर विल डेफिनेटली असिस्ट यू। बट इफ यू टेक योर डॉक्टर्स एडवाइस तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको हाइपोग्लाइसेमिया और बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिया की टेंडेंसी रहती है उन लोगों को अगर पॉसिबल है तो रोजा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। व्यूअर्स काइंडली मेक श्योर कि डॉक्टर आपको रोजा नहीं रखने के लिए कहीं पे भी स्टॉप या प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, बट ही इज कम्प्लीटली सजेस्टिंग कि कौन से क्राइटेरिया के अंदर रोजा रखा जा सकता है और कब नहीं रखा जा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड ओनली देन यू फास्ट एंड टेक योर डिसीजंस। तो डॉक्टर, बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स को ये भी क्वेश्चन होता है, जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, कि रोजा रखने से पहले उन्हें अपने डॉक्टर से कौन सी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए, एंड आई थिंक यू विल बी अ बेटर पर्सन ओवर हियर टू आंसर अस ऑन दैट। डेफिनेटली, देखो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे तब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि रोजा जैसे हो रहा है, जैसे अभी अपना रोजा ये मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो जी ऐसा हाँ। नहीं है कि जब अभी रोजा चालू हो रहा है तो तब आप रोजे की
तैयारी करें। जैसे अगर आपको रोजा रखना है तो आप उसका जो पहले वाला मंथ है वो पहले वाले मंथ में हो सके तो 15-20 दिन पहले आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, आपका शुगर लेवल चेक कराइए, 3 महीने का एवरेज है, किडनी का है, हार्ट का रिपोर्ट, लीवर का रिपोर्ट, सब आप आपका जनरल चेकअप कर लीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या टेंडेंसी होती है जो हम पेशेंट से बहुत सुनते हैं कि पेशेंट आते हैं हमारे पास कि सर मैंने पिछले साल भी रखा था तो इस बार भी मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सर पिछले साल रखा था मुझे हाइपो हो गया था तो इस बार मैं नहीं रखना चाहता हूँ। तो ये दोनों सिचुएशन जो है वो पेशेंट की ओर से उसका जो ऑब्जर्वेशन है वी रिस्पेक्ट इट, बट इट्स नॉट लाइक कि पिछले साल जो आपने किया था तो सेम चीजें, सेम जो आपकी कंडीशन है, सेम जो आपकी मेडिकेशन है, सेम जो शुगर लेवल है, किडनी हार्ट का फंक्शन है, वो सेम अभी भी होगा, वो कोई इसकी गारंटी नहीं है। अगर खास करके आपने पिछले साल में अगर आपने फॉलोअप ठीक से नहीं किया है तो इसकी गारंटी खुद डॉक्टर भी नहीं ले सकता। सो इट इज Right. स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड कि जो रोजा करने वाला है उसको एटलीस्ट जो रोजे के पहले वाला मंथ है उसमें आप आपका पूरा बॉडी चेकअप करा लीजिए, नॉट ओनली शुगर। फिर बॉडी चेकअप में आपके जो वाइटल ऑर्गन है उसका फंक्शनिंग ठीक चल रहा है वो एक चेक कर लीजिए, शुगर लेवल स्टेबल है, आपका मेडिकेशन लेवल स्टेबल है, आपका इंसुलिन जो डोजेज चल रहा है वो भी एक लेवल का स्टेबल हो चुका है, एंड देन यू एंटर द रोजा। देन तो रोजे में क्या आपको ध्यान रखना है वो आपको डॉक्टर अच्छे से समझा पाएगा। सो दैट इज फर्स्ट प्री रिक्विजिट कि प्री रोजा चेकअप शुड बी कॉल्ड, देयर इज नथिंग लाइक टर्मिनोलॉजी प्री रोजा Yeah. चेकअप, बट वी आर कॉइनिंग राइट नाउ कि प्री रोजा अगर आप चेकअप करके रोजे के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली आप काफी अच्छे से आपकी बंदी कर सकेंगे। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, लाइक डॉक्टर सजेस्टेड, इट्स ऑलवेज गुड अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, फिर भी इट इज़ एडवाइजेबल कि एक बार रमज़ान से पहले अपना एक चेकअप करवा लीजिए, सो दैट बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपको क्लियरली नहीं पता चले, बट डॉक्टर्स को क्लियरली डिटेक्ट इट एंड रिस्क अवॉइड किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट रिस्क, डॉक्टर, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट रिस्क या कौन से ज्यादातर प्रॉब्लम्स है जो डायबिटिक पेशेंट्स फेस करते हैं इफ दे फास्ट ड्यूरिंग रमजान? एग्जैक्टली जैसे सबसे पहला जो अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन जो दोनों बोले कि हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया, तो ये जो दो मेन चीज है उसमें उसका ही रिस्क है। सबसे पहला रिस्क हम पुट इट हाइपोग्लाइसेमिया की शुगर कम होना। तो जैसे ही अगर आप देखे कि हमने सोचा देखा कि 14-13 आवर्स का फास्ट है, सो इट इज नॉट अ जॉक बिकॉज यू आर नॉट लाइंग डाउन थ्रू आउट द डे, यू आर डूइंग योर रूटीन ऑलमोस्ट रूटीन एक्टिविटी, यू मे रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ द एक्टिविटी, आप कुछ कुछ चीजें अवॉइड करना चाहेंगे जो हेवी एक्सरशन है या जो भी घर का ज्यादा वाला काम है, बट आप मोस्ट ऑफ द डे यू आर वर्किंग and you are not taking any meal and you are not taking even water, right? So हाइपोग्लाइसेमिया और डिहाइड्रेशन ये दो चीज ऐसी है जिसका सबसे बड़ा खतरा रहता है। सो फॉर दैट रीजन रोजा के टाइम पे जो शुगर मॉनिटरिंग जो हम बोलते हैं वो शुगर मॉनिटरिंग का रोल इसमें आ जाता है। और अगर हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंट करना है तो उसको सस्पेक्ट करना, टाइमली मॉनिटर करना, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप हाइपो की तरफ जा रहे हो तो उसको पहले से ही प्रिवेंट कर देना काफी जरूरी है। एट द सेम टाइम नौशबा ऐसा है कि हमने देखा है पेशेंट को जब ज्यादातर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर नॉट हैबिचुएटेड टू गेट अप वेरी अर्ली एंड ईट मेजर मील एट दैट टाइम। तो क्या होता है कि सुबह अगर 4-4:30 को अजान हो रही है तो लोग उठते उठते बस अजान से 5-10 मिनट पहले ही उठते हैं, फिर जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं, बट अजान हो जाती है तो खाना बीच में ही छोड़ना पड़ता है फिर उनको। तो होता ऐसा है कि बहुत कम खाते हैं ये लोग। फिर ये लोग पूरे दिन का काम करके फिर शाम को जब आपकी इफ्तारी होती है तो इफ्तारी है या फिर उसके बाद वाला मील है उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते। ये ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर मैं भी अपने आप को अगर शायद उस जगह पे रखूं या मैं भी अगर रोजा कर रहा होता तो मैं भी शायद यही करता कि शाम को इतनी भूख लगी है कि यू ट्राई टू इट बिंज ईटिंग, और आपको पता है कि इफ्तारी में क्या क्या चीजें आपको मिलती है खाने के लिए, राइट? फिर वो चाहे स्वीट भी हो कुछ भी हो आप अनफॉर्चुनेटली दबा के खा लेते। तो शाम के टाइम पे हाइपरग्लाइसेमिया होना और डे आउट में हाइपोग्लाइसेमिया होना, these are the very biggest risk. Dehydration, these three are the biggest risk in roja time that we should be considered, right? Right. So like doctor said, hypoglycemia and dehydration तीन common risk होते हैं जो usually diabetic patients face करते हैं if they are fasting. But doctor, now I'd wish to ask कि क्या ये risk similar level पे होते हैं या similarly affect करते हैं type 1 diabetic patients को and type 2 diabetic patients को?
Okay, so this is a very very good question because what happens के टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट है, इसको हम जनरली ज्यादा स्टेबल कंसीडर करेंगे। रीजन बीइंग कि वो दे आर ऑल एडल्ट्स, Yes. उसको डायबिटीज आते आते दे 40 50 60 के हो चुके हैं, सो दे गुड हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर नॉट ऑलवेज ऑन इंसुलिन, बिकॉज अगर हम टाइप 1 की बात करें तो दे ऑल आर ऑन इंसुलिन, राइट। सो व्हाट हैपेंस के टाइप 1 वाले जो पेशेंट है, उसका जो इंसुलिन डोजेज है और टाइप 2 वाले का इंसुलिन डोजेज है, उसमें देयर इज अ डिफरेंस, राइट। सो टाइप 1 वाले पेशेंट में हम जनरली क्या करते हैं कि वी वुड एक्सपेक्ट के उसने प्री रोजा चेकअप किया है, उसका इंसुलिन डोज स्टेबल है, and then he or she can also take fast, take रोजा, take ये बंदगी जो हम बोल रहे हो कर सकते हैं। बट उसमें क्या किया जाता है कि जस्ट वी डिस्कस के जो मॉर्निंग का खाना है, वो अनफॉर्चुनेटली द लेवल ऑफ ब्रेकफास्ट दैट ही और शी यूज्ड टू बी ईटिंग ड्यूरिंग प्री रमजान टाइम, इट इज नॉट एक्चुअली द सेम, क्योंकि मॉर्निंग का थोड़ा कम हो जाता है और इवनिंग का ज्यादातर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे Right. पेशेंट को क्या किया जाता है टाइप 1 वाले में कि जो मॉर्निंग का जो इंसुलिन का डोसेज है, वो ऑलमोस्ट 30% या 50% हम कम कर देते हैं। जैसे अगर उसका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट से पहले जो इंसुलिन था, वो अगर 12 यूनिट ले रहे हैं, तो रोजा के टाइम पे उसको 6 या 8 यूनिट या कभी कभी 4 यूनिट से भी चल जाता है, राइट। तो ये टाइप 1 की बात है। बट टाइप 1 में हम चाहेंगे कि उसका जो मॉनिटरिंग है, तो जो आपका जो सुबह का आपने खाना लिया है उसके 2 घंटे बाद वाला है, देन आपको डिपेंडिंग ऑन दैट रिजल्ट टिल इवनिंग कम, शाम तक आते आते हर 4 घंटे में या कभी कभी 6 घंटे में, अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है तो 2-2 घंटे में शुगर चेक करना आवश्यक हो जाता है टाइप 1 वालों के लिए। एंड देन व्हाट हैपेंस कि एक्चुअली जो रात का खाना है, दिस इज एक्चुअली मेजर मील, राइट। सो वो जो रात का इंसुलिन डोसेज है वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो Right. टाइप 1 वाले पेशेंट है, वो जो मिक्स इंसुलिन लेवल पे रहते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो सुबह का डोज थोड़ा ज्यादा रहता है, शाम का कम रहता है। तो रोजा के टाइम पे ये उल्टा हो जाता है, सुबह का डोज कम हो जाता है, शाम का डोज बढ़ जाता है। और कभी कभी जो शाम के खाने के बाद जो हम मॉनिटरिंग करते हैं 2 घंटे बाद, तो हमें पता चलता है कि जो शाम का डोज हमने बढ़ाया है, वो ड्यूरिंग रमजान कभी कभी और बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि शाम का जो उसका खाना है वो कैलोरी इंटेक वो इतने लेवल पे चली जाती है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, कि जो हम सोच रहे हैं कि उसको 16 यूनिट से चल जाएगा या 18 यूनिट से चल जाएगा, जो रूटीन टाइम में 12-14 यूनिट से चल रहा था, आपने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो उसमें और 2 या 4 यूनिट बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ये टाइप 1 वालों की बात हो जाती है। तो दीज आर ऑल ऑन इंसुलिन, राइट। सिमिलरली Right. अगर टाइप 2 की बात करें, तो एज फार एज डाइट इज कंसर्न, तो डाइट ऑलमोस्ट उसका भी लोगों का नियरली सेम रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग आवर में थोड़ा कम खाने वाले हैं, इवनिंग आवर में ज्यादा खाने वाले हैं। तो उसका जो डायबिटीज के जो डोजेज है, टेबलेट के डोजेज है, एज फार एज इंसुलिन कंसर्न, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज टाइप 1। उसमें यही करना है कि मॉर्निंग का डोज कम कर देना है, रात का डोज बढ़ा देना है हमें। बट जो गोलियां जो है, तो गोलियां जो इसमें जो खास करके लॉन्ग एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन रहती है, वो जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन रहती है वो आपको आपको डॉक्टर समझाएंगे जब आप प्री रोजा चेकअप में जाओगे उसके पास। तो उसमें जो जो शॉर्ट एक्टिंग है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं है, उसको हम मॉर्निंग आवर्स में रख देते हैं। देयर आर सम गुड ग्रुप ऑफ ड्रग ग्रुप गुड मेडिसिन ऑफ ड्रग्स आर अवेलेबल, कि आप उसका सेम डोज भी अगर सुबह लोगे तो भी वो आपको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं करेगा। सो डॉक्टर चाहेंगे कि अगर वो मेडिसिन अगर आप नहीं ले रहे हो, तो वो आपको सामने से दिलवाएंगे रोजा के लिए, कि भाई आप अभी जो इससे आपका कंट्रोल है कोई बात नहीं, बट अगर आप रोजा कर रहे हो तो ये दवा बंद करेंगे और ये दवा चालू करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चीज है वो सल्फोनिल यूरिया के लिए ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। उसमें से जो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल है थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग वर्क भी करते हैं, क्योंकि अगर आपने सुबह खाना खा लिया है, अगर आप सल्फोनिल यूरिया ले रहे हो तब, तो हो सकता है कि वो आपको दिक्कत करेगा, हाइपोग्लाइसेमिया कर देगा लेट मॉर्निंग में या आफ्टरनून में। तो पेशेंट आपको DPP-4 है या अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है या और कोई ग्रुप से अकॉर्डिंग टू योर डाइट प्लान उसमें शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है आपकी या थोड़ी लॉन्ग एक्टिंग है, वो आपका शाम को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जब आप इफ्तारी करेंगे, जब आप डिनर करेंगे, राइट। और उसके बाद भी आपको ये चेंज करने के बाद जो है वो आपको रात को शुगर मॉनिटर करना है, राइट। और Right. इस शुगर मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें जैसे हमने बोला कि आप
सुबह उठ के करो, सबसे अच्छी बात है। फिर आपका सुबह का खाना हो जाए, उसके 2 घंटे बाद करो। फिर डिपेंडिंग ऑन दैट रिजल्ट आपको 4 घंटे 2 घंटे में देखना है। बट खास करके इवनिंग आवर्स में, जैसे 4 बजे, 3 बजे या 5 बजे के करीब, मतलब अगर सूर्यास्त हो रहा है अगर 6:30 7 को, तो उससे 1-2 घंटे पहले देर इज highest chance of hypoglycemia for almost most of the diabetic patient who are on medication और इंसुलिन। तो शाम के टाइम को आपको मॉनिटरिंग अचूक करना है, वो मिस नहीं करना है। और अगर वो लेवल जो है वो आपका अगर अनफॉर्चुनेटली 70 से नीचे जा रहा है परसिस्टेंट, या फिर आपको सिम्टम आना चालू हो जाते हैं, आई मस्ट टेल द मॉनिटरिंग सिस्टम एट दिस टाइम ऑल्सो, कि जो ग्लूकोमीटर जिसे हम घर पे शुगर चेक करते हैं, तो वो कैपिलरी शुगर है, जो आपकी हाथ की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल है जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, तो उसका शुगर मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो ग्लूकोमीटर का रीडिंग है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो इतना आता है, और मेरा वेन से निकाल के देखते हैं तो थोड़ा चेंज होके आता है। तो उसमें ऐसा है कि जो ग्लूकोमीटर का जो रीडिंग है वो बाय एंड लार्ज अप टू 10-15% वेरिएशन होता है उसमें। तो अगर ग्लूकोमीटर का रीडिंग 100 आता है, तो एक्चुअली अगर आप विनस ब्लड देखोगे तो वो 85-90 या फिर 110 115 भी हो सकता है। तो इट्स नॉट लाइक देख के दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो अगर बाई चांस किसी पेशेंट को, जैसे हम बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया किसको बोलेंगे, तो 70 से नीचे शुगर जाता है तो उसको माइनर हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। 55 से नीचे जाता है तो थोड़ा सीवियर कहलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली 40 से नीचे जाता है तो बहुत ही सीवियर एक्सट्रीम सीरियस कंडीशन इसमें हो सकती है। तो अगर किसी पेशेंट को शुगर चेक किया और 75 आया, तो दैट मीन्स कि उसका शुगर 70 के नीचे भी हो सकता है एक्चुअली, या फिर 80 के ऊपर भी हो सकता है। तो बहुत बार पेशेंट ऐसा सोच लेते हैं कि 75 है ना, डॉक्टर ने बोला था 70 से नीचे जाए तो चिंता करे, फिर दे कंटिन्यू देयर फास्ट, जैसे 2-3 घंटा बाकी था उसने किया, और इन बिटवीन उसको हाइपोग्लाइसेमिया का एपिसोड आ गया। सो यू मे नीड टू Yes. रियलाइज अगर 75 शुगर था और आपको कुछ कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ अनइजीनेस होने लगी है, दिस इज द टाइम दैट यू कैन प्रिवेंट द अटैक ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। Unfortunately, if you need to ब्रेक योर फास्ट एट दैट टाइम, देन प्लीज बी रीजनेबल ऑन इट। तो ये आपको तब ब्रेक कर देना है, क्योंकि अगर अदरवाइज सीवियर हाइपो हुआ तो यू डोंट नो कि उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या होगी। आपको किसी के ऊपर असिस्टेंस नीडेड करेगा, या कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है व्हाइल वी आर स्पेसिफिकली फॉर टाइप 1 डायबिटीज। ये नहीं होना चाहिए, राइट? Right, right. So, doctor, another question is कि for type 2 और type 1 as well. Type 1 का आप explain कर दिए, वैसे type 2 के लिए at what sugar levels it is advisable to break the fast or it is suggested to break the fast? सो वी जस्ट डिस्कस नौशबा के ये जो आमतौर पे जो हाइपोग्लाइसेमिया की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन दी गई है, राइट, वो है कि Yes. अगर 70 से नीचे जो शुगर जाता है तब हम उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, और 55 के नीचे जाता है तो थोड़ा सीवियर कहलाता है, और 40 से नीचे तो इट इज एब्सोल्युटली sometimes very very complicated. We don't want to discuss consequences, but it is not good for life in general, right? सो बट इसमें मैं वापस ये चीज बोलना चाहूंगा कि इट इज नॉट द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ शुगर, यू शुड रिमेन विजिलेंट टू योर सिम्टम्स ऑल्सो। तो आपको अगर सिम्टम्स होते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम क्या है, ऑलमोस्ट सारे डायबिटिक्स को उसके डॉक्टर ने समझाया होता है कि भाई आपको घबराहट होना, पसीना जाना, ट्रेमर्स होना, ज्यादा भूख लगना, आंखों के आगे अंधेरा होना, पाल्पिटेशन सा महसूस होना, तो दिस में भी द अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। फिर कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस है, जिसको लॉन्ग टर्म से डायबिटीज रहता है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो अल्टीमेटली जब शुगर कम होता है तो बॉडी को बोलेगा कौन कि आपकी भाई साहब आपकी शुगर कम है, तो आपका नर्वस सिस्टम बोलेगा। अगर नर्वस सिस्टम ही कम है तो दिस इज पॉसिबल के इन स्पाइट यू आर हैविंग वेरी लो शुगर, समटाइम्स इवन 40 45 50, योर बॉडी में नॉट बी हैविंग सिम्टम, आप आराम से बैठे और आपका शुगर चेक किया तो 50 निकलता है, तो दिस इज एन इमरजेंसी। You need to realize कि भले आपको कोई सिम्टम ना हो, but this sugar can lead to very very bad consequences, right? तो any sugar which is below 70, you should think and you try to break your fast at that time, okay? But at the same time, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वो ग्लूकोमीटर का शुगर है जो आप घर पे कर रहे हो, अब हर बार तो लेबोरेटरी में जा नहीं पाते हो, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो जो ग्लूकोमीटर का रीडिंग है उसमें 10-15% का वेरिएशन होता है अगर आपका ग्लूकोमीटर अच्छी पोजीशन में है।
कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो 5 साल से ग्लूकोमीटर यूज करते हैं, तो आमतौर पे ग्लूकोमीटर अच्छे से अच्छे ग्लूकोमीटर की लाइफ स्पान होती है वो 3 साल की होती है, अगर आपने अच्छे से कैलिब्रेट किया है, अच्छे से मेंटेन किया है। तो अगर बहुत पुराना ग्लूकोमीटर आपने सिर्फ रमजान के लिए यूज कर रहे हो तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना ग्लूकोमीटर है तो आपको अच्छा रीडिंग देगा। तो यू मे नॉट 100% श्योर ऑन योर ग्लूकोमीटर रीडिंग। अगर वो 75 भी आता है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे तो हाइपोग्लाइसेमिया नहीं है, तो भैया वो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है क्योंकि उसमें 10% वेरिएशन वाजिब है, राइट? तो दिस थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। I hope viewers you got an insight like doctor said about कि insulin dosage के regarding and sugar levels हम कैसे monitor कर सकते हैं during the fasting, both for type 1 diabetes and the type 2 diabetes. Doctor, the other question which is again a most commonly asked question जो diabetic patients का होता है कि कौन सी dietary advice उन्हें follow करनी, कौन से food है जो उन्हें consume करना है, कौन से avoid करने चाहिए? देखो नौशबा, इसका हम प्रैक्टिकल आंसर देंगे। डू यू थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन दिस टाइम? It is very tough. That is true. So you are still being modest. I know because I am dealing with this patient. Unfortunately, अब मैंने भी उन लोगों को रमजान के टाइम पे डाइट एडवाइस देना छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं, लोग मानना नहीं चाहते हैं। दे ट्राई टू फॉलो टू सम एक्सटेंट, बट वो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप फैमिली जब इफ्तारी करने बैठे और बाजू में खीर खा रहे हैं सब और आप वो ना खाए, राइट? सो अगेन we'll stick to the simple rules. ओके, या वी कैन अंडरस्टैंड, आपने रोजा किया है, शाम को भूख लगी है आपको, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल टू अस, बट ट्राई नॉट टू हैव ओवरडन योर मील, राइट? जैसे आप बहुत ही ज्यादा, फिर क्या है कि मैंने देखा है पेशेंट को कि सुबह उसका शुगर नाश्ते के बाद अगर देखे तो 100-110 रहता है, बट फिर रात को मुझे फोन आता है या मैसेज करते हैं कि सर इफ्तारी के बाद या डिनर के बाद वो 450 हो गया है, ठीक है, अभी ठीक है। सो वो काफी कॉमन है, मैं बहुत बार समझाता हूँ पेशेंट को, थोड़ा मैंने भी अभी अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट कर लिया है, बट ऑब्वियसली यू शुड स्टिक टू योर रूटीन डाइट। जो आपको लेना है वो लो, बट वो जो स्वीट्स आपकी इफ्तारी में होती है, डिनर में होता है, उसके ऊपर टूट मत पड़ो यार। वो थोड़ा सा, वी बिलीव दिस इज अ फेस्टिवल फॉर अस, अल्लाह की बंदगी है, ये जो भी है आप वो थोड़ा सा ले लो, फैमिली मेंबर को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई सब ले रहे थे, मैंने नहीं लिया, ऐसी फीलिंग ना है। बट डोंट ओवर ईट, राइट? बिकॉज इट इज गोइंग टू हार्म यू। सो डाइट में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट स्टिक टू योर बेसिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। So doctor, another question that comes is कि could diabetic patients even when they're fasting could they follow exercise regime या अपना workout regime जो follow करते, could they continue doing that? Yes, that is a very good question. See, most of the टाइम पे क्या होता है कि we will talk of heavy exercise first, then the moderate or mild one. जो लोग जिम करते हैं या जिसका एक्सरसाइज रूटीन काफी हेवी है, जैसे 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक मॉडरेट टू सीवियर एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर देमसेल्फ आल्सो कि जो सुबह अगर जो आप बहुत हेवी वर्कआउट कर रहे हो, तो रमजान के टाइम पे आप बहुत हेवी वर्कआउट तो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा जो उसमें मेन चीज है कि अगर आपको करना भी है तो यू कैन डू सम माइल्ड एक्सरसाइज। जैसे अगर आप जिम कर रहे थे तो आप यू जस्ट कम टू योर नॉर्मल वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, जो कि हो सके तो उसका जो टाइमिंग है, जैसे आप सुबह 7-8 बजे अगर हैबिचुएटेड थे और आप 4 बजे खाना खा के बैठे हो, आपने आपका रूटीन स्टार्ट किया है, तो 7 बजे अगर आप हेवी एक्सरसाइज करोगे तो पूरा दिन नहीं निकलने वाला है, राइट? सो तो आप जो आपकी एक्सरसाइज का जो टाइम है उसको आप शाम को इफ्तारी के बाद चेंज करो, तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर इफ्तारी के बाद अगर आप इफ यू आर फीलिंग इवन बेटर, तो आपका जो हेवी एक्सरसाइज का रेजिम है उससे आप 50-60% तक का एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे डंबल के आपके सेट थे या मशीन ऊपर की वर्कआउट थी, उसका 50% आप जो कर रहे हो उसको पता है कि वो कैलिब्रेट किया जा सकता है, दैट यू कैन डू। जो हेवी वर्कआउट वाले नहीं है, जो माइल्ड एक्सरसाइज वॉकिंग वगैरह करते हैं, दे कैन कंटिन्यू वॉकिंग, बट इन इवनिंग आवर्स, नॉट इन मॉर्निंग आवर्स, ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में आपका बॉडी ऑलरेडी एडेप्ट कर रहा है आपके नए शेड्यूल को, जो अगेन शॉर्ट लिव्ड है, तो बॉडी के पास इतना एडेप्टेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप जो आपका वॉकिंग था, साइकिलिंग था, जॉगिंग था, जो भी था, वो आप शाम को इफ्तारी के बाद शिफ्ट करके कर सकते हैं।
Right, absolutely. So like doctor suggested, it is not necessary कि आप आपका जो exercise regime है वो scrape ही कर दो अपने रूटीन से. It's just कि आपको थोड़ा सा अपना schedule arrange करना पड़ेगा so that आप fast भी कर पाए, आपकी health भी maintain रहे and आप exercise भी साथ में कर पाए. Yes, exactly. Like doctor, it's all the corona waves still out. So एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स शुड दे गेट वैक्सीनेटेड, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? During Ramzan, right? That is a very interesting question, right? Because जो जिसने रमजान अच्छे से प्लान किया, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट प्री रमजान चेकअप, ठीक, तो वो बंदे ने अपने या तो दोनों डोज खत्म कर दी है या उसने पहला डोज ही नहीं लिया है, सो दैट उसका दूसरा डोज रमजान के टाइम पे फॉल ना हो. तो ऑलमोस्ट पेशेंट ने ये प्लान किया हुआ है. बट व्हाट हैपेंस के जैसे आपने पहला डोज ले लिया था या फिर अनफॉर्चुनेटली आपने लिया नहीं था बट अब आप लेना चाहते हैं रमजान में, राइट? So there are some practical discussion we need to take in between, because जब आपका fast time चल रहा है, you are not going to allow any injection to get inside. That is for sure. हाँ, बहुत सारे पेशेंट यही बोलते हैं कि सर हम फास्ट में ग्लूकोमीटर से ये नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो हमारा रोजा टूट जाएगा उसमें. तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई ग्लूकोमीटर से अगर आप क्लीन करते हो तो ब्लड बाहर आता है, कुछ आप अंदर नहीं डाल रहे हो, तो ग्लूकोमीटर से चेक किया जा सकता है. दैट इज एन इंटरनेशनल कंसेंसस. बट हाँ, वैक्सीन फास्ट टाइम पे नहीं ले सकते अपन क्योंकि वो अलाउड नहीं है हमारे लिए. और मोस्ट ऑफ द वैक्सीन सेंटर है, देयर आर अदर सेंटर व्हिच रन्स फॉर 24 आवर, बट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन सेंटर स्टॉप वर्किंग 5 PM. सो तब तक आपका रोजा टूटा नहीं है. तो इसके लिए अभी लॉजिकली देखे जाए तो दो आंसर है. पहला आंसर इसके, जैसे अगर आप आपके जो नियर बाय में जो वैक्सीन सेंटर है उसको आप रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा रोजा खुलेगा और हम 10 लोग हैं, तो 10-10 के बैच में, क्योंकि वो जो वायल आता है वो 10 बैच का आता है, तो आप 10-10 के बैच में with maintaining social distancing and keeping mask and sanitizer with you, you can go to your vaccine center and take vaccine after 7:30. But obviously again there is a chance कि वैक्सीन लेने के बाद हल्का सा फीवर, बॉडी पेन हो सकता है. वैक्सीन लेने के इमीडिएटली बाद ना हो, बट दूसरे दिन जब आपका रोजा चालू हो गया और आपको फीवर आया, then to take paracetamol at that time is again a question, right? So अगर हम मैनेज करते भी है कि आपके वैक्सीन सेंटर ने बोल दिया कि हाँ भाई आपका इफ्तारी करके आप 8:30-9 बजे आना 10 लोग, हम आपको वैक्सीन दे देंगे. सो लेना चाहिए, अच्छी बात है. जिस हिसाब से चारों ओर अभी भी लहर फैली हुई है, it is always better to get yourself vaccinated as soon as possible with both the dosage of the available vaccine. But ये सब प्रैक्टिकल डिस्कशन है कि अगर आप टाइमिंग मैनेज कर भी लेते हो और फिर दूसरे दिन दिक्कत होती है, तीसरे दिन छोटा मोटा इश्यू होता है, तो थोड़ा लॉजिकल नहीं होता वो. सो ऑब्वियसली द प्रैक्टिकल मोर प्रैक्टिकल आंसर वुड बी कि या तो आप रोजे के बाद भी लो, दोनों आपके डोजेज है, या फिर जिसने समझदार लोग थे और जिसको प्लान करके रोजा किया उसने अपने दोनों डोज खत्म कर दिए, बात खत्म हो गई उसके लिए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल स्टिक टू द कंडीशन कि आप रोजे के बाद लेना. बिल्कुल. बट लेना है, एनी कॉस्ट लेना है. That's true. That's true. Doctor, let's see if we got any questions from our viewers and let's take them up so that हम एक ज़्यादा interactive session रख सकते हैं इससे. Sure, please. Okay, so doctor, one of the question that we have is कि ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, बट आई गेस एक वापस अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी हमारे व्यूवर्स को कि इंसुलिन का डोज अगर मॉर्निंग के अंदर डू दे नीड टू चेंज इट, क्योंकि फिर बाय डिफॉल्ट वो पूरे फास्ट के टाइम पे नहीं ले पाएंगे बिकॉज दे आर फास्टिंग. सो डू दे हैव टू चेंज इट एंड फिर बाद में लेवल अप हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? Yes, so I think Mr. Jackson Demi, we just discussed this question moments earlier कि जो इंसुलिन का आपका मॉर्निंग का डोज है, जो रोजा से पहले का जो डोज था उससे हम जनरली 30 to 50% कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में जो ब्रेकफास्ट टाइम आपका जो है वो काफी अर्ली हो जाता है और यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू टेक योर रूटीन डाइट एट दैट टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3:30 4:30. सो आप जनरली जो है वो आपका रूटीन खाने से ऑलमोस्ट 40-50% ही लेते हो. सो इंसुलिन का डोसेज भी उस हिसाब से हम मॉर्निंग आवर्स का कम कर देते हैं, राइट? सो क्या होता है उसमें कि जैसे अगर आपका 10 यूनिट इंसुलिन चल रहा था मॉर्निंग टाइम में और आपका रोजा चालू हो रहा है, तो वो 5 यूनिट से हम चालू करवाते हैं एंड देन यू मॉनिटर आफ्टर. इट्स नॉट लाइक कि आपने 5 कर दिया और बात खत्म हो गई. द मॉनिटरिंग इज द की
टू हैव सक्सेसफुल रोजा, राइट? तो आपने 5 यूनिट लिया, आपने उस दिन का खाना खाया है, ठीक है, फिर 2 घंटे बाद आपने शुगर लिया है, फिर बाकी का टाइम पे आपको हाइपो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 घंटे बाद शुगर अभी भी ज्यादा है तो आप 5 का 6 या 7 कर सकते हैं, या थोड़ा अगर कम होने लगता है तो यू कैन रिड्यूस टू 4 ऑल्सो, right? But the monitoring is the key. So most of the time what happens, the morning insulin we generally tend to reduce to 50%, and the evening insulin we may need to increase in most of the time, and that is dependent on monitoring. So उसका एक practical solution जो कभी कभी जो इंसुलिन वाले पेशेंट में उसमें फॉलो करता हूँ कि शुरुआत के जो 4-5 दिन के रोजे है, ठीक है, इसमें ऐसा है कि इट्स नॉट लाइक कि आप एवरीडे अगर 3:30 प्लान करते उठ जाओ, कभी आप 3:30 को उठ जाते हो, कभी 4 बज जाते हैं, तो the बिल्कुल। amount of diet that you take every day, it's not absolutely the same. So, but most of the time you are taking the same insulin. So we tend to educate our people के पेशेंट के आपके जो 4-5 दिन का जो आपका डाइट है, और डाइट आप मार्क करो, इंसुलिन मार्क करो, और जो खाने के बाद वाला जो शुगर आते हैं, जो वो जो ट्रेंड आता है शुगर का, उसको मार्क करो। सो 4-5 दिन में पेशेंट वुड हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज कि भाई जो मैं ये खाता हूँ इतने दिन से मेरा इतना शुगर रहता है। तो चौथे 5वें दिन के बाद उसको पता चलता है कि अभी अगर मैं इतना खाने वाला हूँ तो मुझे इतना इंसुलिन देना है, ठीक है। सो बेसिकली इसको कार्ब काउंटिंग और इंसुलिन डोज काउंटिंग कहते हैं। बट अगर प्रैक्टिकली भी देखें, अगर इसकी माइनर टेक्निकलिटीज में ना जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन फर्स्ट 4-5 days 6 days you will be able to judge your insulin level, but we start with the lowest dose in initial days and then we titrate according to the patient's diet and sugar levels. Absolutely. I hope our viewer got his answer. Monitoring is the key. It's really important while you're fasting during Ramzan. We have another question, doctor, over here. And it is a really good question. Like, what are the symptoms of high and low sugar levels? How could we detect that? Okay. So, thank you very much, Mr. James. It is a very, very good question. If you remember, if those who follow the Tricolor Facebook live events and myself, Dr. Vishwa on Facebook, I have done many events, and I have always said in terms of symptom of diabetes, that is hyperglycemia, that is high sugar, and for that matter, for low sugar also. The first symptom is there can be absolutely asymptomatic. राइट। सो हो सकता है कि आपका शुगर 350 हो और आपको कोई सिम्टम ना हो सकता है आपका शुगर 70 आ चुका हो, 60 आ चुका हो और आपको कोई सिम्टम ना हो। सो दिस आर द फर्स्ट थिंग यू विल कीप इन माइंड कि इट्स नॉट ऑलवेज कि अगर शुगर बढ़ा ही है तो आपको सिम्टम आएगा ही आएगा, या शुगर कम हुआ है तो आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू कम, बट यू एंड योर बॉडी एंड योर माइंड शुड बी सेंसिटिव इनफ टू गोज दिस चेंजेस, राइट। सो जो हाई शुगर है, जो हाई शुगर के सिम्टम्स क्या है, तो कि भाई आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, पसीना आना, चक्कर आना, ये सब चीजें जो है वो हाई शुगर से होने लगती है, ठीक है। लो शुगर होता है तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि घबराहट सा महसूस होना, पाल्पिटेशन हो जाना, आंखों के आगे अंधेरा जाना, पसीना आ जाना, हाथ में कंपन आना, बहुत ज्यादा भूख लगना, शुगर खाने की इच्छा होना, अगर ये चीजें ज्यादा बढ़ती है तो आपको बहुत ज्यादा चक्कर आता है, इम्बैलेंस होने लगता है, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली गिर जाते हैं लोग, चोट भी लग जाती है। और it's not uncommon, I'll tell you, it is not uncommon still in this today's time, in the era of even 2020, then we are living in digital India. It's not uncommon to see patients with hypoglycemia get into unconsciousness, coma state and come to hospital. So ये सब चीजें भी लो शुगर पे हो सकती है। Absolutely. I hope that a viewer got his query answered on this. Can we see what are next questions? Okay. So over here, like we discussed about the pre-checkup, doctor, I think another viewer has this query कि post-checkup भी जरूरी है क्या after Ramzan for the diabetic patients? Obviously, so that is a very very good question. See, देखो, अगर जो पेशेंट जो हम इस जवाब को 2 सेशन में बांट देंगे। पहला जवाब रहेगा कि एक पेशेंट ऐसा है, या टाइप ऑफ पेशेंट, ग्रुप ऑफ पेशेंट के वो जो डॉक्टर की सारी एडवाइस मानते हैं, डाइट का मॉनिटरिंग अच्छा किया है, उसने शुगर मॉनिटरिंग अच्छा किया है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द रमजान टाइम, और उसका जो ट्रेंड वो जो लेके आते हैं हमारे पास, राइट, कि सर ये महीने का ऐसा रहा है, ये इफ्तारी के बाद के शुगर चार्ट है, ये ड्यूरिंग डे टाइम के है, ये
ना सुबह के खाने के बाद के है। तो ये सब चीजों के जो चार्ट देखते हैं और हमें पता चल जाता है जिसका ऑलमोस्ट रेंज में चल रहा है, राइट। जिसने ना एक्सेसिव वेट गेन किया है ना एक्सेसिव वेट लॉस किया है, जिसको फिजिकल कोई कंप्लेंट नहीं है, तो उसमें हम ज्यादा बहुत चेकअप्स उसको एडवाइस नहीं करते हैं, बिकॉज ही कैन गो टू हिज नॉर्मल रूटीन once your rosa is over, right? So now we'll talk to the different set of patients. There are patients who forget doctor ड्यूरिंग रमजान के, डॉक्टर ने ये बोला था वो बोला था, बट उसको तो बस खाना है, ठीक है, कि शाम का भी दबाया है, शुगर भी मॉनिटर नहीं किया है। रमजान बेसिकली इट इज अ फास्ट मंथ, बट वंस ही कम्स, वो तो क्या महीने बाद तो आते ही नहीं है, 3-4 महीने बाद ही आता है, क्योंकि उसको पता है महीने बाद जाएंगे तो डांट पड़ेगी अपन को। तो वो जो आते हैं जिसको हम देखते हैं कि भाई रमजान पहले भाई साहब का वेट 70 हुआ करता था और 3 महीने बाद अभी 76 पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इज अ कैंडिडेट, उसका सब चेकअप किया जाएगा कि कहाँ पे शुगर लेवल पहुंचा है, कोलेस्ट्रॉल पहुंचा दिया है, हार्ट कितनी चल रहा है, कहाँ पे क्या स्टेटस है, ठीक है, जो दवा ले रहे हैं भाई साहब या क्या चेंज कर दिया, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इन इंडिया इज स्टिल वेरी कॉमन, क्योंकि उसको पता है कि अभी 300-400 आने लगा है। डॉक्टर से पास जा रहे थे तो 100-150 पे अच्छा स्टेबल चल रहा था, तो मेडिसिन बहुत सारी यहाँ वहाँ हो जाती है, इंसुलिन के डोज यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो इन लोगों का पूरा चेकअप किया जाना चाहिए आइडियली। और अगेन वी नीड टू काउंसिल देम, एक्सप्लेन देम एवरीथिंग, वी नीड टू do the modification on the diet and exercise regime and medicine regime going on, and obviously if follows the advice, probably in upcoming month or so he could be in a good shape. So those who are not following, just be honest to yourself and get post Ramadan checkup also, those specifically those who are not following the advice during Ramadan. Absolutely. So I hope viewer you got your answer. Like as important it is कि pre checkup हो, उतना ही important है कि post checkup भी हो for a healthy for your health. Another question that we have, doctor, over here is it's not just restricted to Ramzan. ये एक generic question है which says कि जो health conscious elderly people हैं, तो अपनी कैलोरी इनटेक को रेगुलेट करने के लिए could they follow the 1 meal a day वाला टेक्निक, या is it strictly prohibited? What it is? Basically I'm not a dietitian, first of all, but obviously I do have a very good experience of managing elderly people. So elderly, by elderly we mean that he is into his 60s or 70s or in 80s, right? So you have very nicely mentioned or elaborated your patient as a health conscious, right? So we'd like to believe that he is a very fitness freak person who generally follows all the possible medical advice is given to him, right? So for this kind of patient, if he is absolutely fine on once a meal calorie intake, he is doing absolutely good or good on his routine activities, is not feeling weak, his overall quality of life is fine, the reports, everything going in good direction, he's not developing hypos, then there is no harm actually to have once a meal, one meal in a day. But what happens is most of the times that I do always tell my patient who over diet, because India is a country of stratification in society. There is nothing, no harmony is there in our country, right? So on one day you get a patient, आपके पास एक दिन ऐसा पेशेंट आता है जिसको आप जो मर्जी चाहे कितना भी समझा दो, डाइटिशियन से मिला दो, 15 बार मिला दो, बट वो करेगा आपकी खुद की। वो उसके फैमिली मेंबर बोलते हैं कि सर द मोमेंट ही लीव्स फ्रॉम योर केबिन ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन। एक जगह पे ऐसे पेशेंट है अपने पास, दूसरी जगह पे ऐसे पेशेंट है कि जिसको हम बोलते हैं कि भाई जैसे आपको अगर आप 5 रोटी खाते थे तो आपको जिस हिसाब से आपकी एक्टिविटी है, आपका वेट है, शुगर लेवल है, आप 3 रोटी खाया कीजिए और आप इतने राइस लेना, ये करना वो करना। बट वो आते हैं मैंने तो 5 से 1 ही कर दिया है, मैंने तो आपने इतने चावल बोले थे मैंने आधे कर दिए, ठीक है, आपने रात को ये बोला था वो मैंने बंद ही कर दिया, ठीक है। एक जगह पे ऐसे पेशेंट है, राइट? सो इट्स समटाइम्स वेरी फनी टू डील विथ ऑल दिस सिचुएशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, इफ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इफ टेकिंग अ वन मील, जैसे अगर आफ्टरनून में 2-3 बजे वो मील ले रहे हैं, तो उसका सुबह का रात का शेड्यूल जो है, शाम का शेड्यूल है, इफ इज एब्सोल्युटली फाइन डूइंग दिस थिंग, there should be no harm, because I would like to assume that these elderly health conscious people is not heavily active on socially, personally at every possible level, and he's maintaining his energy level throughout the day. We are okay with it, but
most of the time what happens that if we talk scientifically, right? So your heart is never going to tell you, "Hey, bhai, tu so ja, मैं भी सो जाता हूँ रात को." Okay, it is always going to beat throughout the day. Your kidneys, your brains, your every body organs are functioning. So a basic metabolic rate is going on, and you require a certain amount of calorie to maintain all these things. So अगर आपको पता है कि इतनी कैलोरी लेके पूरा दिन चलता है, तो it is always prudent to distribute that calorie in 2 meals or 3 meals. फिर आप भले छोटा छोटा मील लो, that is fine. But if you take the same calorie in 3 meals, it is rather more beneficial than to have only one meal in a day. I suppose this should answer your query. Absolutely. I think this is very insightful, and I guess our viewer has a complete answer to that. Another question from another of our viewer, doctor, and very important question that we missed out in our earlier discussion. Could diabetic women who are pregnant, like diabetic patients who are pregnant, could they fast during Ramzan? See, most of the time this question do not come to us because family member ही मना कर देते हैं अभी. Okay, Yes. because it's not only regarding the patient, but obviously we are caring for the embryo, the child inside the womb of the mother to get developed. So specifically खास करके जो early pregnancy है, या most of the time we would like to advise that as far as possible pregnant woman, diabetic woman should avoid this sort of fasting, because अगर आपको पता होगा, आपने सुना ही होगा आपके फैमिली में प्रेगनेंसी किसी ना किसी की हुई होगी, अनफॉर्चुनेटली अगर वो डायबिटिक नहीं भी है तो भी ऐसे पेशेंट को बिकॉज ऑफ सम टमी इश्यूज जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मिल्क बोला जाता है. सो इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू हैव 14 आवर्स फास्ट, राइट? अगर वो कर भी ले तो बच्चे को ये हो जाएगा. तो वी वुड ऑब्वियसली avoid Ramadan fast in diabetic pregnant women. Thank you. Absolutely. Let's see if we have another question on this. And yes, we do. Um, like, I guess the question is like, could weight loss continue to happen even if there's a high blood sugar? I don't know if Yeah, that is the so question, but probably I think you read it correct because I'm not able to interpret the question, but probably he wants to ask that due to high blood sugar, is there any continued weight loss? Yes, if it has been one of the symptom, or if not symptom, then it is definitely a sign that if there is an involuntarily weight loss, then it is one of the important sign of high blood sugar. Yes, it is the important sign. right. Let's see if we do have any more question on this. And I guess we don't. So, doctor, first of all, it has been an amazing, insightful discussion. I hope the viewers got a little tidbits about how they could follow the month of Ramzan, even if they're diabetic or not so, and how could they take care of their family members. It has been really insightful. Thank you so much, Doctor, for that. And I would really like to thank all our viewers who made it really interactive. Thank you so much for joining us for today's live webinar. Hope to see you all for another live webinars. Till then, stay safe and please stay healthy. Thank you so Can much. can I put some concluding remark, Noshaba, if you allow me? Please do. Yes, Doctor. That'd be amazing. Thanks a lot. So, first of all, thank you, Tricolor Hospital, to give us such a wonderful opportunity to come across to discuss this very beautiful thing, that is holy month of Ramzan, and my favorite topic, that is diabetes management in the patient. And I thank from bottom of my heart to all the viewers who joined. And just to put some concluding remark that yes, we are always here to help you, to allow you to fast, right? Because it is it's a very holy thing of fasting in Ramadan. हम चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट है वो रमादान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले. बट ओनली थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट, और रादर आई वुड रिक्वेस्ट दैट please go for your pre-Ramadan checkup. Try to follow almost all possible advice given by your doctor during the Ramzan. Then yes, obviously we can understand managing diet can be a very, very big thing, very, very big challenge, even for myself if I put in your position. But try to avoid
the extra calories, unnecessary calories just for the sake of कि यार अदर बाकी सब खा रहे हैं तो मैं भी खा लूं, ये अवॉइड करना है हमें. और just keep your logical switch on. So try to avoid hypoglycemia, try to avoid unnecessary hyperglycemia, monitor it properly, and unfortunately you have not followed the advice, then go to your doctor as soon as possible afterward, so that any unfortunate damage if you have done with your body, then it can be catched in time and it can be managed, right? So thank you very much, all of you. Thank you. I think it couldn't have been wrapped up so nicely. Doctor has wrapped it up the entire discussion and quite nicely. Just one thing I'd like to reiterate, जो मैंने start में भी कहा था, and I'll focus it on again. Like Dr. Vishwa said, doctor is not stopping anyone from not fasting, or he's not asking anyone to fast. He's neutral on this. All he's saying and suggesting that it is always necessary to get a pre-checkup done before you begin with the fasting month. So thank you so much, doctor, on this, and it has been an amazing interactive session, and thank you so much to all our viewers. Hope to see you in another live. Thank you.